नमस्कार। ज्योतिष में रत्नों की बात तो खूब होती है ना? लग्न, पंचम, नवम भाव के स्वामी के रत्न पहनो, ऐसा कहा जाता है। जी बिल्कुल, ये एक आम सलाह है। पर क्या ये हमेशा इतना सीधा होता है? आज हम इसी सवाल को थोड़ा कुरेद रहे हैं, और खास तौर पर मीन लग्न के जातकों के संदर्भ में। हाँ। हमारे पास एक दस्तावेज है, कालसूत्र अभिषेकम .pdf। इसके कुछ हिस्से हैं जो रत्न पहनने के नियमों पर एक बहुत ही अलग, बहुत बारीक नजरिया पेश करते हैं। जी, ये काफी दिलचस्प दस्तावेज लगता है। तो आज कोशिश ये रहेगी कि हम समझे कि इस स्रोत के हिसाब से मीन लग्न वालों के लिए सिर्फ लग्न देखकर नहीं, बल्कि लग्न की डिग्री और नवांश के आधार पर कौन से रत्न बिल्कुल नहीं पहनने चाहिए, मतलब साफ मना किया गया है। हाँ। ये सामान्य सलाह से तो काफी हटकर लग रहा है, तो देखें जरा इसमें क्या खास बात है। हाँ, ये वाकई एक ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अक्सर ज्योतिष में हमें सामान्य नियम बता दिए जाते हैं, पर ये स्रोत उन क्या कहते हैं सूक्ष्म गणनाओं पर जोर दे रहा है। अच्छा। और ये व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण में बहुत मायने रखती हैं। ये दिखाता है कि कैसे मतलब जरा सी डिग्री का फर्क भी रत्न की सलाह को एकदम बदल सकता है। और जैसा आपने कहा, यहाँ बात सिर्फ लग्न डिग्री की नहीं है, नवांश और नक्षत्र के चरण यानी पद, उसकी भी बात की गई है। ये विश्लेषण को काफी यूं समझिए परतदार बना देता है। तो कहाँ से शुरू करें? सबसे पहले मतलब एक बुनियादी नियम है ना? जी। ये स्रोत कहता है कि मीन लग्न के लिए कुछ रत्न तो बिल्कुल ही मना है, चाहे डिग्री कोई भी हो। ये कौन कौन से रत्न हैं? हाँ, देखिए, स्रोत के अनुसार मीन लग्न के लिए माणिक्य जो सूर्य का रत्न है, पन्ना बुध का रत्न, हीरा शुक्र का, नीलम शनि का, और गोमेद राहु का, और लहसुनिया केतु का, ये 6 रत्न सामान्य तौर पर वर्जित बताए गए हैं। अच्छा, ये 6। जी, अगर ज्योतिष के हिसाब से भी देखें तो मीन लग्न के स्वामी बृहस्पति हैं। हाँ। उनके लिए सूर्य बुध शुक्र शनि अक्सर कारक ग्रह नहीं माने जाते। सही बात है। तो उनके रत्न न पहनने की सलाह वैसे भी कई जगह मिलती है। ये स्रोत भी शायद उसी सामान्य सिद्धांत को आधार बनाकर आगे और विशिष्ट नियम बता रहा है। अच्छा, तो ये 6 रत्न तो एक तरह से मतलब बेसलाइन हो गए कि भाई इनको तो नहीं पहनना है मीन लगन में। मोटे तौर पर हाँ। लेकिन आपने कहा कि स्रोत इससे भी आगे जाता है, बिल्कुल। डिग्री और नक्षत्र पद के स्तर तक। ये कैसे काम करता है? ये तो काफी बारीक विश्लेषण हो गया। बिल्कुल, यहीं पर ये स्रोत खास हो जाता है। ये क्या करता है, लग्न की डिग्री को नक्षत्र के चरणों यानी पद से जोड़ता है। अब देखिए, हर राशि 30 डिग्री की है और उसमें लगभग 2.25 नक्षत्र आते हैं। हाँ। हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, करीब 3 डिग्री 20 मिनट का एक चरण। जी। तो स्रोत कहता है कि लग्न जिस खास नक्षत्र पद में है, उसके आधार पर वो जो पहले वाले 6 वर्जित रत्न थे ना, हाँ, माणिक्य पन्ना हीरा नीलम गोमेद लहसुनिया, जी, उनमें कभी कभी एक और रत्न जुड़ जाता है वर्जित लिस्ट में। क्या बात है। मतलब लग्न अगर कुंडली में कुछ डिग्री आगे खिसक जाए तो नियम बदल सकता है। हाँ बिल्कुल। ये तो वाकई चौंकाने वाली बात है, खासकर उन रत्नों के लिए जिन्हें कभी कभी मतलब फायदेमंद भी माना जाता है। सही कहा। उदाहरण के लिए स्रोत लग्न की सटीक डिग्री रेंजों की बात करता है। अब हम हर एक रेंज को यहाँ दोहराएंगे तो शायद सुनने वाले थोड़ा बोर हो जाए। हाँ, वो लिस्ट थोड़ी लंबी हो जाएगी। जी, लेकिन इसका पैटर्न समझना जरूरी है। मुख्य बात यह है कि उन 6 रत्नों के अलावा कुछ खास डिग्री रेंजों में 2 और रत्न वर्जित लिस्ट में जुड़ जाते हैं। और वो कौन से हैं? वो है लाल मूंगा मंगल का रत्न और पीला पुखराज बृहस्पति का रत्न। अरे, पीला पुखराज भी? बृहस्पति तो मीन लग्न के स्वामी हैं। उनका रत्न तो अक्सर मतलब सबसे पहली सलाह होती है पहनने की। जी हाँ। और मंगल, वो नवे घर के स्वामी हैं, त्रिकोणेश, उनका रत्न लाल मूंगा भी अक्सर सुझाया जाता है। ये कैसे हो सकता है कि इनके रत्न भी वर्जित हों? यही इस स्रोत की खासियत है। ये सामान्य नियमों को एक तरह से चुनौती देता हुआ लगता है। मिसाल के तौर पर स्रोत कहता है कि अगर लग्न 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट के बीच हो, ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का पहला चरण होता है। अच्छा। तो उन 6 रत्नों के साथ साथ लाल मूंगा भी भूल से धारण न करें। भूल से भी नहीं? जी। और इसी तरह अगर लग्न 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री 0 मिनट, जो उत्तरा भाद्रपद का दूसरा चरण है, या फिर 16 डिग्री 40 मिनट से
20 डिग्री 0 मिनट, जो रेवती का पहला चरण है। बाप रे, पीला पुखराज भी वर्जित? तो मतलब लग्नेश या नवमेश होना ही रत्न पहनने की गारंटी नहीं है। लग्न की डिग्री भी देखनी पड़ेगी, कम से कम इस स्रोत के हिसाब से तो। बिल्कुल, इस स्रोत का तो यही कहना है। और ये भूल से भी शब्द का इस्तेमाल बार बार क्यों हो रहा है? क्या ये नियम इतने सख्त हैं? इतना नुकसान हो सकता है? ऐसा लगता है स्रोत जिस तरह से लिख रहा है, भूल से भी ना पहने, उससे यही अंदाजा लगता है कि वो इन नियमों को बहुत गंभीरता से लेने की सलाह दे रहा है। मतलब इन खास स्थितियों में ये रत्न पहनना शायद नुकसानदेह हो सकता है, भले ही वो ग्रह सामान्य तौर पर शुभ क्यों न माने जाते हों। लेकिन रुकिए, बात यही खत्म नहीं होती। अच्छा, और भी है? हाँ, एक और नियम है जो इस स्रोत के अनुसार इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, और वो है 64वें नवांश का सिद्धांत। 64वां नवांश, ये क्या होता है? मैंने नवांश सुना है, D9 चार्ट, लेकिन ये 64वां नवांश क्या खास है? देखिए, ज्योतिष में राशि चक्र को 12 राशियों में बांटा गया है ना? हाँ। और हर राशि को फिर 9 हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें नवांश कहते हैं। तो कुल मिला के 108 नवांश होते हैं पूरे राशि चक्र में। ठीक है, 108। जी, इनमें से अगर हम लग्न से गिनना शुरू करें तो जो 64वां नवांश पड़ता है उसे कई ज्योतिषीय ग्रंथों में बहुत अशुभ माना गया है। बहुत अशुभ? हाँ, इसे एक तरह का घातक या छिद्र स्थान जैसा समझा जाता है, मतलब एक वल्नरेबल पॉइंट। और इस स्रोत का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यही है। क्या कहता है ये बिंदु? स्रोत साफ कहता है कि अगर कोई ग्रह, चाहे वो कुंडली में कितना भी शुभ क्यों ना हो, मतलब आपका लग्नेश बृहस्पति हो या पंचमेश चंद्रमा हो या नवमेश मंगल हो, कोई भी शुभ ग्रह, हाँ, अगर वो ग्रह आपकी कुंडली में 64वें नवांश में बैठा है तो उसका रत्न कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं? कभी भी नहीं जी। ये नियम बाकी सभी नियमों पर भारी पड़ता है। अरे बाप रे, मतलब अगर बृहस्पति जो मीन लग्न के स्वामी हैं, इतने शुभ ग्रह माने जाते हैं, हाँ, अगर वो किसी की कुंडली में 64वें नवांश में चले गए तो उनका रत्न पीला पुखराज बिल्कुल नहीं पहनना है, चाहे लग्न की डिग्री के हिसाब से वो वर्जित ना भी आ रहा हो। बिल्कुल, इस स्रोत के अनुसार बिल्कुल नहीं। यही इस नियम की शक्ति है। ये तो बहुत बड़ी बात है। जी, ये ज्योतिष के उस सिद्धांत को दिखाता है जहां विशिष्ट अशुभ योग जो होते हैं वो सामान्य शुभ योगों पर भारी पड़ जाते हैं। हाँ, 64वें नवांश में ग्रह का होना एक ऐसा ही विशिष्ट अशुभ योग माना गया है। ये उस ग्रह से संबंधित शुभ फलों को या उसके रत्न से मिलने वाले फायदों को रोक सकता है, या शायद उल्टा नुकसान भी पहुंचा सकता है। अच्छा, तो ये रत्न चुनते समय एक बहुत बड़ी सावधानी बरतने की बात है। ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है वाकई। क्या स्रोत ने मीन लग्न के हर नवांश के लिए भी कुछ अलग से बताया है? जैसे मान लीजिए लग्न पहले नवांश में है या दूसरे में है, तो क्या? हाँ, बताया है। स्रोत ने मीन लग्न के सभी 9 नवांशों के लिए भी कुछ रत्न वर्जित बताए हैं, और इशारा ये किया है कि ये शायद उसी 64वें नवांश के सिद्धांत से ही जुड़ा हो सकता है। अच्छा, क्या पैटर्न है उसमें? हाँ, उसमें एक पैटर्न दिखता है। पहले और 8वें नवांश के लिए हीरा वर्जित है। हीरा यानी शुक्र का रत्न? जी। दूसरे और 7वें नवांश के लिए लाल मूंगा वर्जित है। मंगल का रत्न? हाँ। तीसरे और 6ठे नवांश के लिए पीला पुखराज वर्जित है। बृहस्पति का रत्न? फिर से जी। चौथे और 5वें नवांश के लिए नीलम वर्जित है। शनि का रत्न? और 9वें नवांश के लिए पन्ना वर्जित है। बुध का रत्न? इसमें भी पुखराज और मूंगा आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी का लग्न मीन राशि के मान लीजिए तीसरे नवांश में है, हाँ, तो उसे पीला पुखराज नहीं पहनना चाहिए, खासकर अगर वही उसका 64वां नवांश भी बन रहा हो। स्रोत का इशारा कुछ इसी तरफ है। ये लिस्ट शायद उन ग्रहों के रत्नों को दिखाती है जो उस खास नवांश के लिए या उसके स्वामी के तौर पर समस्या पैदा कर सकते हैं। और ये समस्या तब और गंभीर हो जाती है जब वो नवांश कुंडली का 64वां नवांश भी हो। ये दिखाता है कि रत्न निर्धारण कितना मतलब पेचीदा हो सकता है, सीधा सीधा नहीं है। तो अगर हम इस सारी बातचीत का सार निकालें तो मीन लग्न वालों के लिए रत्न पहनना कोई बच्चों का खेल नहीं है, कम से कम इस स्रोत के अनुसार तो बिल्कुल नहीं। सही कहा आपने। इसका निचोड़ यही है कि मीन लगन के लिए रत्न चुनते समय सिर्फ ये देखना काफी नहीं है कि लग्नेश बृहस्पति हैं या पंचमेश चंद्रमा है या नवमेश मंगल है और चलो इनका रत्न पहन लेते हैं।
इस स्रोत के मुताबिक आपको बहुत गहराई में जाना होगा। पहला, लग्न की डिग्री क्या है? जी, लग्न की सटीक डिग्री क्या है। दूसरा, वो किस नक्षत्र के किस पद में पड़ रही हैं। ठीक है। तीसरा, क्या उस डिग्री रेंज के लिए कोई अतिरिक्त रत्न जैसे मूंगा या पुखराज वर्जित हैं। और सबसे जरूरी, कहीं आपकी कुंडली का कोई शुभ ग्रह जिसका रत्न आप पहनने की सोच रहे हैं वो 64वें नवांश में तो नहीं बैठा। ये जानकारी ज्योतिषीय सलाह में सटीकता और व्यक्तिगत भिन्नताओं मतलब इंडिविजुअल वेरिएशंस के महत्व को रेखांकित करती है। सही है। ये बताती है कि ज्योतिष सिर्फ मोटे-मोटे नियमों का यूं कहें कलेक्शन नहीं है, बल्कि एक जटिल गणना और विश्लेषण का विषय है जहां हर छोटी डिटेल मायने रख सकती है। बिल्कुल। तो आज हमने कालसूत्र अभिषेकम .pdf के इन अंशों के आधार पर ये समझा कि मीन लग्न के जातकों के लिए रत्न धारण करने के नियम कितने विशिष्ट और कह सकते हैं कड़े हो सकते हैं। जी। ये सिर्फ लग्न या शुभ ग्रहों को देखने से कहीं ज्यादा गहरी बात नहीं। हाँ। हमने देखा कि माणिक्य, पन्ना, हीरा, नीलम, गोमेद और लहसूनिया, ये 6 तो लगभग हमेशा ही मीन लग्न के लिए वर्जित बताए गए हैं इस स्रोत में। जी, ये तो सामान्य निषेध हो गया। लेकिन उससे भी आगे लग्न की खास डिग्री के आधार पर लाल मूंगा और यहाँ तक कि लग्नेश बृहस्पति का रत्न पीला पुखराज भी कुछ स्थितियों में वर्जित हो सकता है। हाँ, ये चौंकाने वाली बात है। और फिर वो सबसे बड़ा नियम 64वें नवांश का सिद्धांत, जो कहता है कि शुभ से शुभ ग्रह भी अगर इस खास नवांश में स्थित हो तो उसका रत्न भूलकर भी नहीं पहनना चाहिए। जी। ये जानकारी निश्चित रूप से उन लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है जो ज्योतिषीय उपाय खासकर रत्न धारण करने में विश्वास रखते हैं। हाँ, बिल्कुल। और ये पूरी चर्चा एक बड़ा सवाल भी खड़ा करती है मेरे ख्याल से। क्या सवाल? कि ज्योतिषीय उपायों में जैसे रत्न पहनना, इस स्तर की बारीकी और सटीकता का पालन करना कितना व्यवहारिक है, मतलब प्रैक्टिकल है। क्या आम ज्योतिषी या आम लोग इतनी गहराई में जाते हैं या जा सकते हैं? ये सोचने वाली बात है। और क्या इसी तरह के जटिल नियम दूसरे लग्नों के लिए भी मौजूद है? ये भी एक प्रश्न है। सही बात है। तो ये सोचने और खोजने का विषय है कि ज्योतिष की ये सूक्ष्म गणनाएं हमारे जीवन के फैसलों को, खासकर जब हम उपाय करने का सोचते हैं, तो किस हद तक प्रभावित कर सकती हैं या करनी चाहिए। क्या ये नियम बिल्कुल अक्षरशः पालन करने के लिए है या ये हमें ग्रहों की जटिल ऊर्जाओं और उनसे जुड़ी सावधानियों के बारे में कुछ गहरा संकेत दे रहे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आगे भी विचार किया जा सकता है।